इसको ना एक ऐसा टॉपिक समझा जाता है विच यू कैन नॉट डिस्कस ओपनली। इवन मियाँ बीवी भी आपस में जिनकी फ्रैंकनेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, वो ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। कोई कपल है तो मैं पूछती हूँ हस्बैंड ने रिपोर्ट करवाई है, वो उस फीमेल से पहले उसकी अम्मा बोलेगी नहीं मेरा मुंडा ठीक है। पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में मैंने ज़्यादा देखा है कि ये एक मर्दाना पावर, मर्दाना कमज़ोरी, इसको क्यों एक गाली लिया जाता है। वो डिस्कस होते हैं अंडर द टेबल। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको ओपनली आप डिस्कस करेंगे तो आप बेशर्म कहलाए जाएंगे। इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए बहुत हौसला चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम निकल भी आता है मेल का, तो बहुत सारे मेल्स अपनी वाइफ को ही अपना प्रॉब्लम नहीं बताते। शादी को 6-7 साल हो गए हैं, दोनों मियाँ बीवी थोड़ी सी जिद बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, इन्नू मसला है, नहीं इन्नू मसला है। कितने % ये प्रॉब्लम मर्दों में है इनफर्टिलिटी का, यानी कि बच्चा पैदा ना करने का, बजाय इसके कि खवातीन। बच्चा था, शादी ज़रा जल्दी होगी 23 इयर्स में, और इसी तरह फ्रेंड्स ने उसको कहा कि फ़लान हकीम के पास जाएंगे। पता नहीं उसने क्या खाया है कि शादी से 2 दिन पहले उस बच्चे की किडनी फेलियर हो गया। एक लिस्ट आती है दवाइयों की, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए फ़लाँ स्प्रे, फ़लाँ गोली, फ़लाँ ट्यूब। हैवी मेटल्स हमारी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाती। हमारी किडनीज बेचारों की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फेलियर की तरफ जा सकते हैं, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। क्या एक्सेसिव ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, जिम करने से जो हम स्टेरॉइड्स उनके लिए लेते हैं, लेट्स से वो प्रोटीन स्टेरॉइड्स भी और दूसरे स्टेरॉइड्स भी, उससे भी फर्टिलिटी असर करती है? ये सारी की सारी स्मोकिंग, ये नशावर चीज़ें, ये आपकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। क्या ये चीज़ें उस चीज का बायस बन रही हैं जिसमें आपका स्पर्म काउंट कम है, जिसमें आपकी जो मेन हेल्थ है, बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी क्यों हो रही है? वो माएँ जिनकी बच्चियां अब उस स्टेज में आने वाली हैं या आ चुकी हैं, वो कैसे इसको रोक सकती हैं या डिले कर सकते हैं? कोई तरीका है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, और तरीका भी बड़ा कॉमन है। सबसे बड़ा रीज़न है रॉन्ग सर्कैडियन रिदम। अर्ली मैच्योरिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी से अर्ली एक्सपोज हो जाते हैं। बहुत लोग ये जानते हैं कि वो अर्ली फिर इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कितना डेंजरस है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी और हेल्थ अनफिल्टर्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। हेल्थ अनफिल्टर्ड का एक ही मकसद है कि हमारी सोसाइटी में हेल्थ से रिलेटेड, वो हेल्थ किसी भी किस्म की हो, जितने टैबूज़ हैं, जितनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जितनी मिथ्स हैं, उसको बस्ट किया जाए, आपको एजुकेट किया जाए, ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, जो हमारा हक है। और हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, वो हमें एजुकेट कर सकें, और मेरा और आपका मकसद वो एजुकेशन हासिल करना है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो स्कॉलर मौजूद हैं, जो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, बहुत ओपनली वो काम कर रही हैं ऐसे इश्यूज़ पर जो हमारी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी है ना हमारी सोसाइटी में, और लेकिन वो डिस्कस होते हैं अंडर द टेबल। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको ओपनली आप डिस्कस करेंगे तो आप बेशर्म कहलाए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि ओहो गंदी बातें कर रही है। गंदी बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इन अ सिविलाइज्ड मैनर ना सिर्फ डिस्कस करने की ज़रूरत है, बल्कि आपको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और आप अपना मसला हल करा सकते हैं इन अ मोस्ट ऑथेंटिक वे। मैं वेलकम करूँगी डॉक्टर हफ्सा नज़ीर को, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और PhD स्कॉलर, मतलब PhD जो है वो आपकी चल रही है, और आपकी सारी की सारी रिसर्च जो है वो फर्टिलिटी यानी कि मर्द और औरत की रिप्रोडक्शन की हेल्थ के ऊपर बेस्ड है। एग्जैक्टली। हमारे मुआशरे में रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो इसको ना एक ऐसा टॉपिक समझा जाता है विच यू कैन नॉट डिस्कस ओपनली। एग्जैक्टली। इवन मियाँ बीवी भी आपस में जिनकी फ्रैंकनेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, वो ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है कि फिर कह देंगे कि मर्दों में थोड़ा सा, पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में मैंने ज़्यादा देखा है कि ये एक मर्दाना पावर, मर्दाना कमज़ोरी, इसको क्यों
एक गाली लिया जाता है। अगर किसी, जैसे अभी पेशेंट आया है, कोई फीमेल विद PCOS आ गई है, PCOD आ गई है, या उसका कोई भी इशू निकल आया है, तो बीइंग अ प्रैक्टिशनर मैंने हमेशा, कोई कपल है तो मैं पूछती हूँ हस्बैंड ने रिपोर्ट करवाई है, वो उस फीमेल से पहले उसकी अम्मा बोलेगी नहीं मेरा मुंडा ठीक है। पता ये क्यों आप समझ रहे हैं? अगर आप में आजकल लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर, इसके बाद अगर आपका स्पर्म काउंट या आपकी मैन हार्मोन में कोई भी चीज़ डिक्लाइन कर रही है या कोई हार्मोन ऊपर नीचे आ रहा है, तो क्यों आप इसको डायरेक्ट मर्दाना कमज़ोरी से जोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। तो ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अगर किसी मर्द को थोड़ा सा भी मसला निकल आएगा, या उसके फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्लीट सीमन एनालिसिस करवाया है, स्पर्म्स में थोड़ा से पस सेल्स निकल आए, मसला सिर्फ 2% है, लेकिन इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। ये मोस्टली पस सेल्स उन मेल्स को आते हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसके साथ सिर्फ थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने हैं, एंड ट्रीटमेंट 6 से 7 दिन का है। लेकिन इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए बहुत हौसला चाहिए, क्योंकि और अगर फ़र्ज़ करें बहुत सारी फीमेल्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम निकल भी आता है मेल का, तो बहुत सारे मेल्स अपनी वाइफ को ही अपना प्रॉब्लम नहीं बताते, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की अवेयरनेस नहीं है, मेडिकली अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी मेल को बहुत थोड़ा मसला, तो फीमेल है, शादी को 6-7 साल हो गए हैं, दोनों मियाँ बीवी थोड़ी सी ज़िद बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, इन्नू मसला है, नहीं इन्नू मसला है। जैसे फीमेल आएगी, अगर हम उसको डिस्कस करें क्या मसला है, अगर आप, अच्छा मैं कहूँगी आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा, नहीं मेरे मियाँ नू मसला, मैनू फलान डॉक्टर ने क्या सी तू होर शादी कर रहा, या मर्द है, नहीं मुझे तो है ही नहीं मसला। हाँ। मैंने तो एक जगह रिपोर्ट दिखाई थी, फलाने डॉक्टर को दिखाई थी, अगर रिपोर्ट मांगे नहीं है मेरे पास, मैंने डिलीट कर दी थी। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी और स्पर्म हेल्थ या मेल हेल्थ को 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज रखें। किसी को भी, कोई ऐसा मेल भी हो सकता है जिसकी परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, उसके भी स्पर्म ख़राब हो सकते हैं, मे बी उसका स्पर्म काउंट बहुत ख़राब हो। कोई ऐसा मेल जिसका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा होता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो हो सकती है। स्टेमिना, इंड्योरेंस और स्पर्म हेल्थ, ये दोनों 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से सबसे बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल सही। आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मेन हार्मोन का जिक्र किया। एग्जैक्टली। हम यूजुअली यहाँ पर हार्मोन प्रॉब्लम्स का जब भी जिक्र करते हैं, जी, खवातीन का नाम आता है, फर्टिलिटी का, यानी कि बच्चा पैदा करना जो है वो एक औरत की जिम्मेदारी है, नेचुरली है, लेकिन उस पॉइंट तक आना सिर्फ औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, इट्स बोथ मेल एंड फीमेल हेल्थ जो मैटर करती है। कितने % आपके पास, आपके डेटा के मुताबिक, क्योंकि आप रिसर्चेस करती हैं, आपने देखा कितने % ये प्रॉब्लम मर्दों में है इनफर्टिलिटी का, यानी कि बच्चा पैदा ना करने का, बजाय इसके कि खवातीन? अच्छा, खवातीन में प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है। खवातीन में जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल PCOS हो गया, PMS, PCOD हो गया, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, वो रेज कर जाता है, वेट लॉस की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, या समटाइम ओवल्यूशन नहीं हो रही, तो फीमेल के प्रॉब्लम रिवर्सिबल ज़्यादा हैं कि वो ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन आजकल मेन प्रॉब्लम ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस 60-65% मर्दों का मसला निकलता है, कुछ ना कुछ। या तो स्पर्म काउंट, मैंने ऐसे मेल भी देखे हैं 200 मिलियन स्पर्म काउंट होता है, लेकिन स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब होती है, जिसमें स्पर्म का काउंट मैटर नहीं करता, मोटिलिटी कितनी है, कितने डेड हो रहे हैं, कितने पस सेल्स आ रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 काउंट होगा लेकिन 2% मोटिलिटी होगी, मोटिलिटी नहीं है। और बहुत सारे, मेरे एक रीसेंट पेशेंट हैं, उनके मेल के स्पर्म्स जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, WHO के मुताबिक जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है वो 40 मिलियन तक एटलीस्ट होना चाहिए। उनका 37-38 मिलियन काउंट था, बट उनके जो एक्टिव स्पर्म थे वो 95% थे, और उनकी फीमेल ने कंसीव किया। तो हमारे पास स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने बात की कि हार्मोन्स, मेन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो हार्मोन बनना है वो ब्रेन में बनना है, फीमेल का भी और मेल का भी। ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारा जो सिग्नल जाता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। FSH प्रोड्यूस होता है, LH प्रोड्यूस होता है। उसके बाद मैन में लेडिक सेल होते हैं उनके टेस्टिकल्स में, और मैन के स्टेम सेल्स में। तो उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है।
काम कहाँ से हो रहा था? सारा हार्मोन ब्रेन से बन रहा था, ब्लड से बन रहा था। वो जो लेडिक सेल हैं FSH और LH के सिग्नल के बाद जो है वो स्पर्म बनाते हैं। जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बनेगा उतना अच्छा स्पर्म का लेवल बनेगा, स्पर्म काउंट भी बेहतर होगा, आपकी बॉडी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपका खाना पीना बेहतर होगा, आपको स्ट्रेस कम होगा, तो आपका काउंट भी अच्छा होगा, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ज्यादा बेहतर और आएगी। फर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा exactly. ऐसा समझा जाता है, ये जो आप जिक्र कर रही हैं इनफर्टिलिटी का और मर्दों के हार्मोन्स के प्रॉब्लम का, जिसको हम अपनी ईगो पर ले जाते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये टैबू एग्जिस्ट करता है ना, फिर हम उसको छुपाना शुरू कर देते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, लेकिन हमें यहीं पर अपने मुख्तलिफ शहरों की दीवारों पर लिखा हुआ नजर आता है मर्दाना कमजोरी का इलाज, आप आइए, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां और हार्मोन, और वो जो आपने कहा ना कि एक कंफर्ट लेवल नहीं है एक मर्द के लिए। मुझे लगता है कि मेडिकल प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है जी, जिसकी वजह से फिर हम इन साइड, मतलब हमारे जो मर्द हैं वो इन साइडों का सहारा लेते हैं विदाउट टेलिंग एनीबॉडी। एग्जैक्टली। क्या मेडिकली ऐसी ऑप्शंस मर्दों के पास मौजूद हैं? खवातीन को मसला हुआ, भाग के हम गायनी के पास चले गए, एग्जैक्टली, गायनिकोलॉजिस्ट हैं हमारे, मेल फीमेल दोनों, मर्द बेचारे किधर जाएं? मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने ही ये बहुत ख़राब ट्रेंड कर दिया है। ये मैंने डिफरेंट किस्म के जी फलान हकीम, लोहा पहाड़ी, फलानी परफॉर्मेंस, ये वो, आप कभी भी, मैं अगेन कहूँगी कि अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी फर्टिलिटी को मिक्स ना करें। सबसे पहले अगर किसी भी मेल को प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, आपको पहली दूसरी दफ़ा कोई, आपका ब्रेन नॉर्मल नहीं था और आपको एंग्जाइटी थी और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। और अगर आप बहुत कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पर्म्स कोई बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई भी शादी के लिए प्लान कर रहे हैं या कोई भी मेल हैं, किसी भी एज में हैं, तो अगर आप वेडिंग के लिए प्लान करें, आपने अपना स्पर्म काउंट करवाना ही करवाना है, अपने टेस्ट करवा के देखें। सबसे पहले अपना स्पर्म काउंट करवा के देखें, दूसरा आप अपना जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल करवा के देखें। उसके बाद इतने अच्छे विटामिन्स, इतने अच्छे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली आपको हेल्प आउट करते हैं और कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं हैं। इस तरह की जगहों पे जाना, वो पता नहीं आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ देते हैं। मेरे एक बहुत क्लोज पेशेंट हैं एंड इट्स बीन 1.5 ईयर बैक। वो बच्चा था, शादी ज़रा जल्दी होगी 23 ईयर्स में, और इसी तरह फ्रेंड्स ने उसको कहा कि फ़लान हकीम के पास जाएंगे। पता नहीं उसने क्या खाया है कि शादी से 2 दिन पहले उस बच्चे की किडनी फेलियर हो गया। कि उसको 1 वीक पहले कोई स्टीरॉइड की डोज खिलाई, क्योंकि जब भी आप स्टीरॉइड खाते हैं उससे आपकी बॉडी में एक दफ़ा हार्मोन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टीरॉइड हमारी बॉडी नेचुरली हैंडल नहीं कर सकती। वो बच्चे की किडनी फेलियर हो गया और उस वजह से बेचारे की शादी भी जो है वो टूट गई, और उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन रही है। अभी भी उसको किडनीज़ का प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। वो यही कि क्योंकि ये इस तरह के पोस्टर्स, ये हमारी सोसाइटी में इस तरह की बातें कि भाई तुम्हारी शादी हो जानी, तुमने तो पता नहीं क्या कर देना है, तो अब प्रेशर आ जाता है मेल्स पे। तो आप पहले ही साइडवेज इस तरह के रास्ते आप पहले ही अपना टेस्ट करवाएं। जब आपकी नींद पूरी है, आपने 2-3 हफ्ते अच्छा खाना खाया है, बाहर का खाना छोड़ दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी 2-3 हफ्ते नींद पूरी करें और अर्ली मॉर्निंग जाके अपना टेस्ट करवाएं। क्या ये टेस्ट की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है? क्योंकि लोग ना, पीपल आर टू शाय, स्पेशली मेन आर टू शाय टू आस्क Exactly. ये टेस्ट कहाँ से कराएं। तो जितनी लेबॉर्ट्रीज हैं, हर लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है और कोई इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। हर लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है, आप जाके सैंपल दे सकते हैं एंड विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट मिल जाता है। और अगर आप नहीं किसी से डिस्कस करना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप सिर्फ लैब में जाएं और आप अपना सैंपल दें और आप अपनी सेल्फ असेसमेंट तो लाजमी करें ना, आप देखें। और अगर आपका स्पर्म काउंट अच्छा आता है तो आपका एक डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप पे जो है वो सोशल एंजाइटी और मेंटल एंजाइटी आपको वो वाली नहीं होगी। आप बेहतर, आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं कि आप 100% ठीक हो सकते हैं, 100% ठीक हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई जेनेटिक इशू ना हो, कोई वेरिकोसील है, समटाइम टेस्टिकल ब्लॉकेज का इशू होता है, उसकी भी सर्जरीज हो जाती हैं। बड़े अच्छे सर्जन्स अवेलेबल हैं जो आपकी सर्जरी करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। या समटाइम सम मेल्स आर
बोर्न विद द स्मॉल टेस्टिकल्स, उनका भी किसी हद तक ट्रीटमेंट हो सकता है। अदरवाइज आप अगर कोई भी आपको इशू है, आपका स्पर्म काउंट बहुत कम भी आ रहा है, मोटिलिटी भी बहुत कम है, आप अच्छे वाइटामिन लेके, अच्छे मिनरल्स लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करके 2 से 3 महीने, स्पर्म की जो एज है वो एग्जैक्टली 120 डेज होती है। तो आप अगर आज ही अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे सप्लीमेंट, अच्छी डाइट की तरफ लेके जाएंगे तो 120 डेज में दोबारा से आपकी स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी और आप खुद को ठीक कर सकते हैं। आपने स्टेरॉइड्स का जिक्र किया, कुछ ऐसी अद्वियात का जिक्र किया जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। उसमें एक तो हम ये हर्बल मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं। नॉट एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू गिव यू हर्बल मेडिसिन, उसमें भी बहुत कम ऑथेंटिक लोग मौजूद हैं। इट डज वर्क, लेकिन यू नीड टू फिगर आउट कि कौन जो है वो डोज कितनी देनी है और कौन कितना क्वालिफाइड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन की, एलोपैथी के अंदर। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है कि आप अपने लोग कमर्शियली ब्रांड्स या डिफरेंट लोग जो हैं वो आपके मोबाइल को टेलीकॉम से एक्सेस करके वो पूरा एक डाटा लेते हैं और आपको एक एडवर्टीजमेंट का SMS आता है जी। उस SMS के अंदर जहां आपको AC साफ कराने की मशवरे दिए जा रहे होते हैं, वहीं पर आपको एक लिस्ट आती है दवाइयों की। इट्स वेरी डेंजरस, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, डेंजरस है। परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए फ्लां स्प्रे, फ्लां गोली, फ्लां ट्यूब। एग्जैक्टली, हाउ डेंजरस इज दैट फॉर अ मेल फर्टिलिटी सेक्शन अगर हम जिक्र करें? दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी किस्म की भी कोई जेल, कोई ट्यूब यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन, आप एक मैसेज पे, आपने अपनी कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं करवाई, जाके कोई टेस्ट नहीं करवाया, आपको किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी किस्म की आपकी कोई नर्व डैमेज हो सकती है, इस तरह की चीज़ यूज़ करने के बाद फीमेल को कोई ना कोई इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप कोई हर्बल चीज भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एड्स में या बहुत सारी ये 100% नेचुरल है। अभी हम बात कर रहे हैं ना, आप किसी वी टॉक अबाउट दिस कि ये फोन जो है वो हमारी सारी बातें सुन रहा है जी। सो इस फोन में जो हमने डिफरेंट एक्सेस दी होती है, थोड़ी ही देर बाद कोई भी सोशल ऐप को आप खोलेंगे जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी तो आपको ये सारी एड्स आना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली, आ जाती हैं। You have to ignore it। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि उसको 20 सेकंड से ज्यादा ना देखें, वो सिलसिला और कभी भी ये ना सोचें कि ये तो नेचुरल सप्लीमेंट है, इससे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपने थोड़ा सा कैल्शियम एक्स्ट्रा ले लिया, जितनी कैल्शियम की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ कैल्शियम आपकी रिकमेंडेशन है एक दिन की 1000 मिलीग्राम कैल्शियम। अगर आप फॉर एग्जांपल 1700 2000 तक जा रहे हैं, आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आपकी दिल की नालियां बंद हो सकती हैं। वेरी ट्रू। सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप कैल्शियम को K2 के साथ नहीं ले रहे, आपकी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। आप अगर आयरन बहुत एक्सेसिव ले रहे हैं, आपका फेरेटिन का लेवल बहुत ऊपर चला गया, आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस हो सकती हैं। जब भी आपके आयरन बहुत ज़्यादा होंगे, आपको जल्दी इन्फेक्शन लगेगा, आपका पेट खराब हो रहा है। अगर आप जिंक हद से ज़्यादा, आजकल बहुत ज़्यादा जिंक का ट्रेंड चला हुआ है, ले सकते हैं, आपको इतने स्टमक के इशू होते हैं, दिल घबराता है, चक्कर आ सकते हैं, नौजिया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो नेचुरल चीज़ों की भी बॉडी एक लिमिट डिसाइड करती है। तो कभी भी ये सोच के ना लें ये नेचुरल है, ये 100% हर्बल है। जैसे मैं अभी PhD रिसर्च में सलाजीत एक मिनरल है, उसको यूज़ कर रही हूँ। पहले हमें 200 से 300 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं उस पर, उसकी रिकमेंडेड डोज लेनी पड़ती है। हम सिर्फ और सिर्फ 500 मिलीग्राम की डोजेज हमारी लिटरेचर सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद सबसे पहले हम माउस ट्रायल्स करेंगे, उसकी सेफ्टी लेवल देखेंगे। इस तरह की हर्ब्स ये तो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। इनमें तो साथ इतने इनके टॉक्सिन्स भी बन रहे होते हैं ना, इनमें बहुत सारे साथ कॉपर हो सकता है या टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या ऐसे मटेरियल जो आपकी किडनीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हैवी मेटल्स होती हैं तमाम हर्ब्स के अंदर, आपकी किडनीज उसको हैंडल कर पा रही हैं कि नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है। आप ये कह रही हैं कि हर्बल सप्लीमेंट्स या कोई भी टेबलेट मेडिसिन जो एलोपैथी विदाउट रिकमेंडेशन नहीं लेनी चाहिए। इट कैन कॉज अनदर डैमेज टू योर किडनी, योर प्रोस्टेट, और कहीं पर भी आपकी बॉडी पे अटैक होना शुरू हो जाता है। ये जो मर्दों को बाल तो ये समझ के जो जड़ी बूटियां पानी में दूध में घोल घोल के हम पिए जाते हैं, दिस इज समथिंग जो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू मेडिसिन से ज्यादा। ये हर्बल्स मैंने बताया ना कि ये हैवी मेटल्स हमारी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाती, हमारी किडनीज बेचारों की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती, हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फेलियर की तरफ जा सकते हैं, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो कभी भी हर्बल और इन सप्लीमेंट्स को ये समझ के ना ज़्यादा खा जाएं कि भाई इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हमारी फर्टिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फर्टिलिटी को नहीं, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, आपका लिवर अच्छा है, आपकी किडनी, आपका हार्ट,
डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। बिल्कुल सही। हाँ। क्या एक्सेसिव ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, जिम करने से जो हम स्टेरॉइड्स उनके लिए लेते हैं, लेट्स से वो प्रोटीन स्टेरॉइड्स भी और दूसरे स्टेरॉइड्स भी, उससे भी फर्टिलिटी आपने असर मेरा करती है? फेवरेट क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास नाम नहीं मेंशन करूंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा एक वेल नोन नेम है, वो उन्होंने बड़े कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। अच्छा। इस पे ये जो बन जाते हैं बॉडी बिल्डिंग पे। अब मेल में मसल कहाँ से आ रहा है? टेस्टोस्टेरॉन से। और मेल की फर्टिलिटी भी कहाँ इन्वॉल्व है? टेस्टोस्टेरॉन से। अब उस मेल ने इतने ज़्यादा ये लिए हैं स्टीरॉइड्स के साथ कि उनका जो सारा का सारा टेस्टोस्टेरॉन यूज़ हो रहा है वो मसल ट्रेनिंग पे यूज़ हो गया, उनका मसल बन गया। अब उनकी शादी थी तो ही वॉज एंशियस, उनको सब ज़ाहिर बात है लोगों ने भी डराया हुआ था, तो उन्होंने जाके अपना टेस्ट करवाया तो ही केम विद द 0 स्पर्म काउंट। अच्छा। था ही नहीं, नील स्पर्म्स आ रहे थे। एजोस्पर्मिया ये एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी सबका सब यूज़ कर रही थी उनका टेस्टोस्टेरोन मसल बनाने में, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला है। एंड ही टुक ट्रीटमेंट फॉर 2 to 3 ईयर। उसके बाद उनको वो जो अपनी एक्सेसिव ट्रेनिंग थी, ये जो क्रेटाइन पाउडर इतना इतना ले लेते हैं, या सम टाइम बहुत सारे मेरे पेशेंट्स भी मुझे सेंड करते हैं, ये तो फलान मैंने कंट्री से मंगवाया है, फलाने ब्रांड का है, इसमें तो लिखा है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ये तो आप खुद ही कहती हैं इजीली डाइजेस्टेबल है, लेकिन प्रोटीन की डोज भी हर बॉडी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज, आपके वेट पे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और है, मेरी ही एज पे मेरी ही सेम बॉडी, क्या अगर कोई दूसरा पर्सन होगा उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। मैक्सिमम जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है हम 2 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। और जब आप एक्सेसिव जिम, एक्सेसिव ट्रेनिंग, जो बहुत ज़्यादा मसल्स बना बना के दिखा रहे हैं कि आप ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इट कैन कॉज अ डैमेज टू योर बॉडी। और मेरे सामने ये लाइव एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। तो जब भी हम एक्सरसाइज या जिम की बात करते हैं, 45 to 55 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, इससे ज़्यादा नहीं। जब आपने प्रोटीन डिसाइड करनी है, 1.6 to 1.7 ग्राम पर केजी पर डे एब्जॉर्प्शन रेट उस प्रोटीन का होगा, वो भी आपको प्रॉपर प्लान बनेगा। आप प्रॉपर उस सर्टिफाइड बंदे के साथ पास जाएं जो ये प्लान आपको बनाते कि जाके ना कि जिम का ट्रेनर के फलाने ने 2 स्कूप खाए हैं, 3 स्कूप खाए हैं। आपने क्रेटाइन भी लेना है, उसकी भी डोज आपने पहले डिसाइड करनी है किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके, उसके बाद लेना सही है। ये तमाम उन लोगों के लिए जो जिनको ट्रेनिंग एक्सरसाइज का क्रेज होता है कि ये आपकी इनफर्टिलिटी, आपकी स्पर्म हेल्थ और आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है अगर आप बगैर किसी ऑथेंटिक और प्रोफेशनल ओपिनियन के ये तमाम जो स्टेरॉइड्स हैं, ये जो प्रोटीन शेक्स हैं और पाउडर्स हैं, ये आराम से लिए चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत मर्दों को चुभने वाला है, चुभने वाले से मुराद ये है कि एक ना सोशल एक्सेप्टेंस है कि एक मर्द सिगरेट पी रहा है तो खा रहा है, हाँ। एनर्जी ड्रिंक पी रहा है तो खा रहा है, हाँ। वेप पी रहा है तो खा रहा है, लड़का है, मुंडा है, की हो गया। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर उसमें कुछ जो लोग करते हैं वो इससे रिलेट करेंगे, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे लॉज में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। क्या ये फर्टिलिटी के ऊपर? बहुत ज़्यादा। जो चीज़ इस्लाम में हराम है ना, हमारा इस्लाम सेहत है, डायरेक्टली सेहत है। ये सारी की सारी स्मोकिंग, ये नशावर चीज़ें, ये क्यों इस्लाम ने हराम कर दी? क्योंकि ये आपकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म की रेड ग्रीन किस्म की ड्रिंक्स पीते हैं एंड दे थिंक कि हमारी फर्टिलिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई है। उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन हो सकती है, या हम अल्कोहल की बात करें, उस टाइम आप मेंटली सेडेट होते हैं, आपका दिमाग कहते हैं मत मारी जाती है, तो ये चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही होती हैं और आपको बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म सिर्फ फर्टिलिटी की सेंस में नहीं, ये हर तरह आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। इतने ज़्यादा इनमें फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होती है। फ्री रेडिकल असल में करते क्या है? दुनिया की हर बीमारी इसीलिए हो रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गए, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, बॉडी में जंग लग गया। मुझे लगता है, मैं आपको काट रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसलिए काट रही हूँ कि हम सब जानते हैं कि इनसे मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जी, कैंसर, एग्जैक्टली। आई एम पर्टिकुलरली आस्किंग अबाउट फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी को मैं आम जबान में कहूँ तो मर्दाना कमजोरी, क्योंकि दैट वुड हिट अ लॉट ऑफ पीपल कि क्या ये चीज़ें
उस चीज का बायस बन रही हैं जिसमें आपका स्पर्म काउंट कम है, जिसमें आपकी जो मेन हेल्थ है, एक्चुअल मेन ज्यादा डैमेज होती है। मैं आपको वही वर्ड पे आने लगी थी कि एक ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन आवर बॉडी जिसमें आपकी बॉडी को रस्ट यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है। और 70% मेल इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, अब पेशेंट आना बंद ना हो जाए कि ये बाहर बैठ के बताई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करते हैं, उनको सिर्फ काउंसिल करके भेजती हूँ इतनी देर के लिए सिगरेट बंद कर दे। जैसे 2 डब्बियाँ पी रहे हैं तो कितनी बेगम के सामने कहेंगे मैडम 1 डब्बी पीने 75, मैडम 2 डब्बियाँ पीने हैं, तो बता देते हैं कि स्टार्टिंग में 10 सिगरेट कर दें, 12 कर दें, एकदम से नहीं। अगर आप एडिक्टेड हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, आप स्टार्टिंग में उसको कम करना शुरू करें और आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये तो उन लोगों को जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, जिनको नहीं भी चल रहा, ये फॉर द टाइम शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। आपको लग रहा होता है मेरी तो फर्टिलिटी भी बढ़ रही है, मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपकी बॉडी में जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो ये इट कैन इवन लीड टू एज़ोस्पर्मिया, जिसमें बिल्कुल ही नेल स्पर्म्स हो जाते हैं और स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बात बोली कि कुछ मेल्स में प्रॉब्लम होता है, स्पर्म में पस सेल्स आ रहे होते हैं, वो सिर्फ 2% प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और वो मसला 7 दिन में ठीक हो जाता है। पस सेल्स आने का भी बहुत बड़ा रीज़न है वो मेल जो सिगरेट पीते हैं या जो अल्कोहल की तरफ होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टू नो योर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं हमने ऑलरेडी भी ये डिस्कस किया, बट मैं आपसे एक दफ़ा फिर पूछना चाहूँगी कि मर्दों की प्रॉब्लम्स के लिए ऑथेंटिक मेडिकल प्लेटफॉर्म्स या डॉक्टर्स उस तरह से लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। दे डोंट इवन नो कि उन्होंने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या उन्होंने कहाँ जाना है। जी, ठीक है जी। अब उसके लिए अगर कोई खुद से अपना टेस्ट कराना चाहे जस्ट टू चेक कि वो उस स्केल बैलेंस पे कहाँ स्टैंड करते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या है जी, और वो कितना फ्रीक्वेंटली वो टेस्ट कराना चाहिए या एक दफ़ा करा लेना काफी होता है? एक दफ़ा करवा लें कंप्लीट सीमन एनालिसिस और उसके साथ आप एक सीरम टेस्टोस्टेरोन, और अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप साथ FSH, LH और प्रोलैक्टिन करवा लें। प्रोलैक्टिन एक फीमेल हार्मोन है जो कि तब रिलीज होता है जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, लेकिन ये अनमैरिड फीमेल में भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है। ये हमारी जो जेनजी जनरेशन है, जो ये सोते ही नहीं है रात को, जो ये गार्डों वाली ड्यूटियाँ करती हैं पूरी पूरी रात और दिन में सोते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपका सीरम प्रोलैक्टिन हाई हो जाना, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाना और आपकी बॉडी में हार्मोन का बेड़ा गर्क होने का, जब आप अपने सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप कंप्लीट सीमन एनालिसिस करवाएं, सीरम प्रोलैक्टिन करवाएं, FSH करवाएं, LH करवाएं और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाएं, जो कि एक बेहतरीन इंडिकेशन है। घर के पास कोई भी लेबॉर्ट्री अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं और ये इजीली टेस्ट हो जाता है और इसका रिजल्ट भी आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाता है। और उस टेस्ट के साथ रेंज भी मेंशन होती है, आप सेल्फ रीडिंग करके टेस्ट देख सकते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। बिल्कुल सही। इसके बाद आप कोई डिसाइड करें। मर्दों में ये जो फीमेल हार्मोन का आपने जिक्र किया जी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और उसकी वजह ये है कि ये मैं विदाउट टेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि इसके साइन एंड सिम्टम्स ना प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ मर्द, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ग्रुप जो एक अलग से एग्जिस्ट करता है, हम उन मर्दों की बात कर रहे हैं जिनकी बॉडी की बनावट या कुछ जेस्चर्स जो हैं वो फीमेल से बहुत ज़्यादा रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, एक मर्द है और उसकी फीमेल बॉडी शेप नज़र आना शुरू हो जाती है। कुछ ब्रेस्ट प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में होता है, एडम्स एप्पल इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना आपकी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं? नो, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने देखा है जिन घरों में बहनें बड़ी होती हैं, भाई छोटे होते हैं या कोई एक भाई होता है ज़्यादा सारी बहनों का, वो बहनों में रहता है, बहनें नेल पॉलिश लगा रही हैं। अच्छा, इट डजंट हैव टू बी अ मेडिकल कंडीशन, ये एक्चुअली आपकी आदत सिर्फ आदत हैं और ये साइकोलॉजिकल इशू है। वो बहनों में भाई रह रहा है तो वो ज़्यादा इस तरह का हो जाता है, या बहुत सारी बहनें हो तो वहाँ लड़कों को ज़रा अंदर ही रखा जाता है, बाहर जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। उनमें ये साइकोलॉजिकली हैबिट्स डेवलप होती हैं। इस चीज़ का फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। बहुत सारे बड़े आपको जॉइंट किस्म के मेल्स नज़र आएंगे जिनका स्पर्म काउंट 0 होगा, और बहुत सारे इस तरह के आपको मेल्स नज़र आएंगे जिनका हम हमारी सोसाइटी में, सॉरी टू से, हम मजाक भी उड़ाते हैं और उनको डिफरेंट किस्म के नाम देते
हैं और हम वो बेचारे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकली उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज का इन माय एक्सपीरियंस दैट इज क्यूरेबल, रिवर्सिबल, 100% क्यूरेबल। उसको आप साइकोलॉजिकली काउंसल करें। कुछ बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो साइकोलॉजिकली आपको ठीक करती हैं, आप अपना टेम्परेरी ट्रीटमेंट लें। तो इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है। आपने मेडिसिन का जिक्र किया और बहुत सारी मेडिसिन का जिक्र किया, उसमें एक बड़ी कॉमन मेडिसिन जो ली जाती है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स जी, जो हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए बगैर खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। बहुत से मर्दों को नींद का प्रॉब्लम होता है तो वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये, आप कहते हैं ये तो ड्रग नहीं है ना, ये तो ड्रग्स नहीं है, ये तो नशावर चीज नहीं है, हम तो एक नींद की गोली खा रहे हैं। फिर आप 1 से 2, 2 से 3, कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको एंटी डिप्रेसेंट्स और ऐसे नाम कॉमन हैं जो मैं ले भी सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज देम, जो ओवर द काउंटर आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा रिलीफ में आ जाता है। तो आप कहते हैं मैं तो अपने डिप्रेशन को, बेसिकली तो वो एडिक्शन ही है ना, बेसिकली तो वो नशा ही है। वो कितना असरअंदाज करता है? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, मतलब इसको एडिक्शन क्यों कहा गया है? इसीलिए कि आपको उसकी आदत हो जाएगी ना हर तरह से। आपकी बॉडी जो है, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो पहले एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ऐसे ही मजाक में गए हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने एक दफ़ा या किसी डॉक्टर ने लिख के दे दिया था। हमारे सॉरी टू से डॉक्टर्स का भी बहुत प्रॉब्लम है कि जब कोई IBS का पेशेंट चला गया है, किसी भी डिजीज़ का पेशेंट चला गया है ना, आप थोड़ी देर के लिए ये ले लें, ये वाली पिल थोड़ी देर के लिए ले लें। तो हमारे डॉक्टर्स की एंड पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि एंटी डिप्रेसेंट पे पेशेंट को लगाया जाता है। अगर ये एंटी डिप्रेसेंट है, इसकी रिप्लेसमेंट में अल्लाह ताला ने हर खुराक बनाई है जो डायरेक्टली आपकी बॉडी में एंटी डिप्रेसेंट रोल प्ले कर रही होती है। मैग्नीशियम सबसे अच्छा सोर्स है, जिनको नींद नहीं आती मैग्नीशियम लेना शुरू करें। मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लिसनेट हाईली हेल्पफुल है उन पेशेंट्स के लिए जिनको नींद नहीं आती। जिंक बहुत अच्छा सोर्स है जिनको नींद नहीं आती। अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं करते, सिंपल कद्दू के बीज लेना शुरू करते हैं। कोई भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारे गरीबों के चलगोजे जैसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। काश गरीब होने की एक ये भी निशानी है कि उसको कद्दू के बीजों को वो चलगोजे समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो इंटरेस्टिंग। और मुझे एक्चुअली इसलिए हंसी आ रही है, आई हैव सीन पीपल, क्योंकि इजीली अवेलेबल है और सस्ते हैं, मतलब बहुत सस्ते भी नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों के चिलगोजे, आपने इनको नाम दे दिया, मैं ये याद क्योंकि इसका बेनिफिट सेम है जो चिलगोजों का है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है ऑलमोस्ट। टर्मेरिक मिल्क, वार्म दूध लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, लेवेंडर ऑयल हर जगह पे अवेलेबल है, सर पे मसाज करें या लेवेंडर ऑयल के 2 कतरे पानी में डाल के उससे बाथ लें, आपको ऐसी नींद आएगी जैसे नशा हो रहा है आपको। अल्लाह ताला ने हर नेचुरल सोर्स भी रखा हुआ है। यू हैव मेड मी थिंक, और मेरे साथ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, इट इज़ वेरी ट्रू, हमारे घर में हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई ना कोई हार्ट पेशेंट है। एग्जैक्टली। और जब आप उनकी हार्ट की मेडिसिन की पूरी एक लिस्ट निकालते हैं ना, तो उसके अंदर मसल रिलैक्सेंट के नाम पर या एंटी डिप्रेशन के नाम पर जरूर या नींद के नाम पर जरूर, क्योंकि यूजुअली हमारे बड़े जाकर डॉक्टर से सबसे पहली कंप्लेन करते हैं नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। एंड जब नींद नहीं आती तो फिर डॉक्टर जो है वो बड़े आराम से कैजुअली आपको 5 mg से 10 mg और 20 mg इस बात का, और मेरा हमेशा इख्तिलाफ रहा है, और मेरा बहुत ज्यादा अभी भी इन चीजों पे डॉक्टर्स पे इख्तिलाफ है। एक तो सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं, वाई? आपको पेशेंट कह रहा है आपको नींद नहीं आती। बहुत सारी फीमेल्स हैं, आई एम सॉरी टू से, मतलब कि रात को 3-3 बजे तक रील्स को स्क्रॉल कर रही हैं, सोशल मीडिया देख रही हैं, और मैं उनमें से सही कह रही हैं आप। ये तो बहुत बड़ी और अगले दिन सुबह को 6:30 तो उठा ही नहीं जाता। 11 बजे सो के उठेंगी, 12 बजे सो के उठेंगी, कहाँ से आपको रात को नींद आ जाएगी फिर दोबारा रात को 3 बजे? नहीं, सानू तो नींद ही नहीं आती। 1 दिन 2 दिन अपना सर्कैडियन रिदम, 6 बजे उठे सो के, 6 बजे 5:30 उठे सो के, सारा दिन नहीं सोना अपने आप को, जितने भी झूले हैं, आएगी तीसरे दिन आपको 10 बजे नींद। कभी भी अल्लाह ताला ने हमारे मरते दम तक बॉडी में कैपेसिटी बढ़ी, हमारा मेलाटोनिन एक हार्मोन है वो बनता है, या तो कोई बहुत सीरियस डिजीज है तो नहीं बनता। अगर आप अपना सर्कैडियन रिदम सेट करते हैं, आप अपने लास्ट मील की टाइमिंग ठीक करते हैं, कैफीन का टाइम ठीक करते हैं, तो आपको नेचुरल नींद आती है। तो डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हर पेशेंट को ये 2-3 ड्रग्स हैं ये मत दें। रिलैक्सिन है,
लेक्सोटनिल है, सीटान्यू, इसको तो बहुत कॉमन बनाया हुआ है ना हर पेशेंट में, इन्होंने नींद ये लिख के दे देते ये हैं। सीटान्यू जो आपने जिक्र किया ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इंक्लूडिंग माय मदर, जिनको मैंने मना किया कि आप टेक अ ब्रेक ऑफ इट, क्योंकि आपका दिमाग फॉगी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो हम उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि मर्द अगर ये ले रहे हैं और मर्दों को अगर ये रिकमेंड किया हुआ है, तो जो आपकी मैं फिर बार बार वो लफ्ज़ इसलिए यूज़ करती हूँ कि बहुत से लोग रिलेट कर लेते हैं कि आपकी मर्दाना कमज़ोरी जो है उसको बहुत इफेक्ट डालेगा, ऑल्दो इट्स अ रॉन्ग टर्म बट इट्स अ कॉमन टर्म। लोगों को समझ आती है आपकी फर्टिलिटी को, आपकी मेन हेल्थ को ये बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके ले रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग या कुछ वक्त के लिए, कुछ मेल्स जिनको हमारे सोशल प्रेशर और एंजाइटी की वजह से सम टाइम परफॉर्मेंस का इशू हो जाता है, स्टेमिना या एंड्योरेंस का इशू हो जाता है, तो वो जैसे हमारे मर्द पता नहीं क्यों इस बात पे गिल्ट में भी जाते हैं और ये फील करते हैं कि शायद हमें प्रॉब्लम है, गो टू द यूरोलॉजिस्ट और गो टू सम डॉक्टर, उसके साथ डिस्कस करें। अगर शॉर्ट टर्म इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए कुछ एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं बहुत शॉर्ट डोज में और डॉक्टर उसको मोनीटर करता है, ये 1 to 2 वीक्स के लिए दिए जाते हैं, तो दे आर 100% सेफ। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैंने वो दवाई खाई है और उसी की वजह से मैं ठीक हुआ हूँ और आप उसको लॉन्ग टर्म लेना शुरू कर दें, वो तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट है। जितनी देर के बाद आपको डॉक्टर बुला रहा है, 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद आप उसको मॉनिटर करें और उसको आप छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, ये इससे एक और कंक्लूजन ये निकलता है, आप मुझे बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि जब भी औरतों के लिए इमोशंस मैटर करती हैं, एग्जैक्टली, मर्दों के लिए मेंटली रिलैक्स होना मैटर करता है, टू हैव अ गुड कनेक्शन विद योर वाइफ और हस्बैंड एंड टू हैव अ बेबी। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी और मेरा फेवरेट टॉपिक पे बात की है कि मेन की जो सारी की सारी हेल्थ, जैसे मैंने आपको शुरू में साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन सिस्टम, वो जो तमाम सब कुछ मेंटल से क्रिएट हो रहे हैं, जो आपकी फर्टिलिटी है वो आपके दिमाग से। बस कोशिश करें, औरतों को भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं खुद औरत हूँ, कि थोड़ा सा फसाद कम कर दें अगर घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है या फर्टिलिटी है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी औरतें भी जो हैं वो थोड़ा सा हो जाती हैं, समटाइम रूड हो जाती हैं, या जब शाम को मेल आए हैं तो घर की प्रॉब्लम फ़ौरन आना, डिस्कस कर देना। तो मर्दों को अल्लाह ताला ने ना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव बनाया हुआ है, क्योंकि मैं बेटियां शो नहीं करते। हाँ, मैं ग्रो अप करी हूँ, मैंने बेटियां भी पाली हूँ और मैं बेटे भी पाल रही हूँ। मैंने दोनों में डिफरेंस देख लिया है कि अल्लाह ताला ने दोनों को डिफरेंट बनाया है। अल्लाह ताला ने औरत को वैसे ही थोड़ा सा कम अकल बनाया है, और औरत को कम अकल कह रही है, क्योंकि आधी गवाही अल्लाह ताला ने क्यों रखी है हमारी, इसीलिए ना कि अल्लाह ने हमें अपने हाथों से बनाया है ना, अल्लाह को पता है क्यों औरत की गवाही आदि है। तो कुछ ना कुछ आप कह रही हैं औरत कम अकल होती है। नहीं, मैं मर्द के मुकाबले में कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे मैं स्टार्टिंग में जब हस्बैंड से कोई ना कोई बात पे लड़ती थी ना, तो मुझे 2-3 दिन के बाद रियलाइज़ होता था कि गलती तो मेरी है। फिर मैंने 2 साल बाद शादी की ये फॉर्मूला अपनाया, मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैंने 3 दिन के बाद रिएक्ट करना है, तो 3 दिन के बाद मुझे एग्जैक्ट चीज़ पता चल जाती है। तो जैसे हम अपनी तरफ से, जैसे आपने बोला कि औरतें थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, अभी थोड़ी सी चोट लगेगी, शाम को हस्बैंड आएगा, उससे डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो वो डायरेक्टली फिर ये क्लेम करती हैं कि हमारी रिलेशनशिप में इंटीमेसी कम हो गई है, मेरा हस्बैंड मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने एक ऐसा कपल देखा होगा जिसमें बिल्कुल औरत की कोई पेरेंट्स नहीं है, बहुत मोटी सी है और बिल्कुल प्यारी भी नहीं है, और उसका हस्बैंड उसको इतना प्यार कर रहा है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। हम सम टाइम फर्टिलिटी को लुक से कंपेयर कर रहे होते हैं, और कोई बहुत खूबसूरत फीमेल है, बहुत अच्छी उसकी बॉडी, और उसका हस्बैंड उसके साथ ठीक नहीं है, तो मैन के हमेशा हार्मोन, मैन मेंटली सड्यूस होते हैं अपनी औरतों से, जो अच्छा बिहेव करती हैं, जो उनको मेंटली रिलैक्स रखती हैं, तो ये मैन के हार्मोन पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आना। आई डोंट नो, मुझे सोशल मीडिया पे शायद गालियाँ भी पड़ जाए इन बातों के बाद, बट आई थिंक यू आर पॉइंटिंग आउट द राइट पॉइंट, जो जिसके बारे में बात करने की जरूरत है। आपको ये लगता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अपनी लुक्स अच्छी कर लें, आप बहुत खूबसूरत बन के अपने मर्द को दिखा दें, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, एज कम्पेयर टू आप बिहेव कैसा अपने मर्द के साथ कर रहे हैं, वो उसका हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो कोशिश करें कि अगर आप बेबी ट्राई कर रहे हैं तो इमोशनली, सिर्फ मैंने अभी औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी, कि इमोशनली अपनी फीमेल को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, क्योंकि सीरम कार्टिसोल लेवल, जैसे औरतें थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है ना, जल्दी उनको चीज़ फील होती है, सेंसिटिव है, तो अटेंशन ज़्यादा चाहिए, केयर ज़्यादा चाहिए। अगर उनमें कार्टिसोल रिलीज होता है, उनका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फीमेल को भी आपने इमोशनली थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, थोड़ी सी तारीफ कर दिया करें, बेचारियां खुश हो जाती हैं। हमें क्या चाहिए, 2-4 तारीफें चाहिए, इससे ही हम खुश हो जाती हैं। इतनी अच्छी आप बातें करी, और आप यकीन करें कि इसके लिए ना मैं एक चीज़ थोड़ी सी इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये जो आपसी ताल्लुक है ना मियाँ बीवी का, ये सिर्फ फर्टिलिटी के लिए डॉक्टर साहिबा मशवरे नहीं दे रही है। खासतौर पर जब आपकी उम्र 50 से ऊपर चली जाती है ना,
उस कपल को भी बहुत साथ ही जरूरी होता है है एक कि दूसरे का। आपने एक दूसरे का साथ देना है। exactly. उसमें बच्चों की, घर के मसाइल की किच आप, मैंने अक्सर कपल्स को बेडरूम सेपरेट करते हुए देखा है आफ्टर 50। एग्जैक्टली ये वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, बच्चा पैदा करने से लेकर आगे अगली जिंदगी मुझे लगता है अगली तक। जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेरे पेरेंट्स आजकल चिल कर रहे हैं, अभी अमेरिका जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे तो सब अपनी अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। ये तो रिश्ता अल्लाह ताला ने शुरू ही मियां बीवी का किया, दुनिया शुरू, ये कितना खूबसूरत और कितना इम्पोर्टेंट रिश्ता है। फिजिकली इंटीमेसी एक आपकी वक्त तक स्ट्रॉन्ग है। तभी रहेगी, हाँ, और वो भी जब एक वक्त आपकी तक एक है, हद तक है, exactly, जब तक आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी जो है बहुत वो नहीं जरूरी होगी। है। दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज हैविंग टू डू दैट फिजिकल थिंग जिससे बच्चा पैदा होगा। तो बस ये चीजें जो है ना हमें फोकस करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, जहाँ हम सोसाइटी के बहुत से टैबूज को छेड़ रहे हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम्स हम पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब टीनेज में या तो दाखिल हो रहे हैं या होने वाले हैं, आप उससे रिलेट करेंगे। अर्ली प्यूबर्टी, ऐसे बच्चे जो, बच्चियां और बच्चे दोनों, जो अर्ली प्यूबर्टी में एक्सपोज हो जाते हैं। अब बच्चियों के लिए इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड कि नाउ दे हैव पीरियड्स, तो वो अब अडल्ट हो गए, which is very alarming। 8-9 साल की बच्चियों को पीरियड्स हो रहे हैं, they don't even understand कि ये क्या है, और ये क्या बायोलॉजिकल हार्मोन प्रॉब्लम 10 साल में, साथ ही हार्मोन इशू खराब भी हो गया, बना भी और खराब भी हो गया। क्या पहले तो लड़कियों की बात कर लेते हैं ना, ये लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी क्यों हो रही है? वो माएँ जिनकी बच्चियां अब उस स्टेज में आने वाली हैं या आ चुकी हैं, वो कैसे इसको रोक सकती हैं या डिले कर सकते हैं? कोई तरीका है? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, और तरीका भी बड़ा कॉमन है। सबसे बड़ा रीज़न है रॉन्ग सर्कैडियन रिदम। रात को जागना, दिन में सोना आपके बच्चे के हार्मोन शुरू से ही ख़राब करना शुरू कर देगा। सेकंड, प्रोडक्ट्स का यूज़। हम इतनी मार्केट से फैंसी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ये तो फलान ब्रांड है, ये तो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जितनी की जितनी खुशबुओं वाली लोशन, बॉडी वॉशेस हैं, ये आपकी हेल्थ को, बच्चे की हेल्थ को बुरी तरह तबाह करते हैं। एक वर्ड होता है जीनो एस्ट्रोजन, जिसे हम फेक एस्ट्रोजन कहते हैं। अगर आप वो वाले बॉडी वॉशेस, ये परफ्यूम्स, जैसे बच्चों को बहुत शौक है, मैं परफ्यूम लगाती हूँ, मेरे बच्चे भागे आते हैं, मम्मा हमें भी लगाएं, ज़्यादा लगाएं। तो जैसे मैंने ये किया, 4 साल से 5 साल में मेरी बेटियां थी, मैंने उनको एथलीट्स दिखाए, उनको डेवलपमेंट का बताया, लंबा कद होना क्या होता है, जो बच्चियां टॉल होती हैं वो कैसी लगती हैं, उनका माइंड मेकअप किया। और मैंने बहुत जल्दी, जैसे मेरे बेटे भी 5 साल के हैं, हम उनसे, मैं और हस्बैंड बहुत ओपनली डिस्कशन करते हैं। मैंने लीज़ा शांजे को, बेटियों को बताया कि बेटे ये चीज़ें आपकी बॉडी को डैमेज करेंगी, आप जल्दी बड़े हो जाओगे, आप तो भी मम्मा की प्रिंसेस हो, आपने तो छोटे बन के रहना, आपकी तो हाइट ही नहीं बढ़ेगी, आपने मम्मा की प्रोडक्ट्स नहीं लगानी। मेकअप का जैसे बच्चियों को बहुत शौक हुआ, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम करते हैं तो हमारी बेटियों को दिल करता है। मैंने उनको बताया कि मम्मा यूनिवर्सिटी गई थी ना, तब मम्मा ने मेकअप लगाना शुरू किया था, एंड आई वाज 18+। आप भी जब जाओगे मैं आपको हर मेकअप सिखाऊंगी। मैं हर वक्त उनकी तारीफ करती हूँ। अच्छा, इसमें बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर आजकल बहुत कमर्शियल्स आ रही हैं। जैसे आपने बॉडी वॉश का जिक्र किया, तो वो बेबी प्रोडक्ट है। बहुत से ब्रांड्स बेबी परफ्यूम्स, बेबी बॉडी स्प्रेस निकाल देते हैं, क्या वो भी हार्मफुल है? नहीं, आपने जब भी कोई प्रोडक्ट देखनी है, थैलेट फ्री, पैराबिन फ्री, अगर ये 2 चीज़ें उनमें नहीं है तो वो आपके बच्चे के लिए सेफ है। आपको पता है ये बॉडी वॉशेस हमारी बॉडी के सरफेस पे जम जाते हैं, साबुन देसी सबसे अच्छा है, नहाया धोए उतर गया। ये जो बॉडी वॉशेस जमते हैं, ये पूरा दिन फेक एस्ट्रोजन बॉडी में पैदा करेंगे। ये खुशबुएं मेंटली जाके आपका हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देंगी, बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं। तो इस वजह से आपने अपने बच्चे को थैलेट फ्री, पैराबिन फ्री जो है प्रोडक्ट्स यूज़ करवानी है। जाके मार्केट में देखें। सिंपल बच्चों को मॉइस्चराइजर यूज करवाना है तो पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल कराएं, ऑयल कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कराएं, और अगर बॉडी वॉश की जगह साबुन पे लेके आएं। और अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो थैलेट फ्री और पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आप उनको प्रेफर करें। कभी भी इस मॉडर्निज्म को टच ना करें, और अपनी बच्चियों को खेल खेल में भी अपनी लिपस्टिक ना लगाने दें। खेल खेल में भी, मैं बेटियों को स्कूल से पिक करने जाती हूँ तो मैंने देखा है 2 क्लास की, 3 क्लास की बच्चियाँ मस्कारे लगा
आए हुए होते हैं और शौक होता है कहीं ना कहीं, बीइंग मम्मा मुझे भी बड़ा शौक होता है जब ईद होती है कि मैं बेटियों को थोड़ा सा लगा दूं। तो कुछ मार्केट में मेकअप अवेलेबल है, वो सिर्फ फूड कलर्स होते हैं, तो किसी हद तक ऑन सम ओकेजन्स दे आर सेफ कि आप ईद पे कभी बच्चे को लगा दें, क्योंकि बच्चे कहते हैं अदरवाइज नॉट ऑन द डेली बेसिस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेक एस्ट्रोजन बॉडी में पैदा करते हैं और हार्मोन जल्दी डेवलप होते हैं। सेकेंड चीज़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें जंक फूड का इस्तेमाल। आप स्कूल किसी में भी चले जाएं, आप जाके बच्चों का लंच बॉक्स देख लें, कोई मैं कहती हूँ 30% माएँ होंगी जो बना के देती हैं, अदरवाइज़ पूरा का पूरा फ्रोज़न ही मदर्स देती हैं। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बहुत गालियाँ खाई हैं, मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स माओ की एंड पे है कि ट्राई नहीं करती। उन्होंने गालियाँ लिटरली मुझे औरतों ने दी, इस तरह की मेकअप करके आके बैठ जाती हैं, इनके बच्चे किसी के पास हैं, या आके बातें करती हैं। लिटरली मैंने अपने बच्चों को बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल पे लगाया है। हम भी जंक देते हैं लेकिन वंस इन अ वीक, क्योंकि बच्चों से उनका बचपन ना छीने, आप दें उनको। लेकिन ये जो जितनी भी फ्रोजन आइटम्स हैं जब आप देते हैं, बहुत सारे जो बैठ के यहाँ पे कह देंगे किसी प्रोग्राम में चिकन नहीं देना, भाई क्यों नहीं चिकन देना, चिकन ठीक है, चिकन किस प्रोसेस से बन रहा है वो प्रोसेस खराब है। अगर आप उन्हीं को नगेट्स में या फ्रोजन फॉर्म में दे रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बच्चे को दबा करें। डायरेक्ट चिकन तो कुछ नहीं कर रहा। कोई मीडियोकर फैमिली है, बिलो मीडियोकर फैमिली है, वीक में 2 दफ़ा उन्होंने चिकन खाना है, सालन बना के, उनके पास और कोई प्रोटीन सोर्स ही नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चिकन खा रहे हैं, हम उनको भी मना कर दें। चिकन आपका बच्चा किस मेथड से खा रहा है वो मेथड देखें, किस टाइम पे खा रहा है वो देखें, जो कि आजकल बहुत बड़ा रीज़न है नेचर से दूर होना, जिससे अर्ली प्यूबर्टी आ रही है। स्क्रीन टाइम, आप अपने बच्चों की स्क्रीन मॉनिटर नहीं करते, 3-3 4-4 घंटे आपका बच्चा स्क्रीन दे रहा है। आजकल वो आपके दिमाग को अननोइंगली सबकॉन्शियसली मैच्योर कर रहा कोई बच्चे आजकल गेम खेल रहे होते हैं, तो मेरा बेटा सिर्फ 5 साल के, तो मुझे बताता है मम्मा ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो मैंने उससे पूछा कि बॉयफ्रेंड क्या होता है, तो उसको नहीं पता बॉयफ्रेंड क्या होता है, लेकिन उसको ये पता है कि ये मिस्टी है और ये इसका बॉयफ्रेंड है। वेरी ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो गेम्स में देखिए, हाँ जी, प्ले स्टेशंस में देखिए, जितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं कैसे उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ होता है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, आप अर्ली एज में उनको उस एक्सपोजर की तरफ लेके जा रहे हैं सबकॉन्शियसली, जो हमारे बचपन में बहुत लिमिटेड था। आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है और बच्चे स्क्रीन ज्यादा देखते हैं, ये सब चीजें अर्ली प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं। लेकिन क्या ये लड़कों में भी सेम है? अभी तो हमने फीमेल डिस्कस कर लिया, मर्दों में प्यूबर्टी का एक तो पता कैसे चलता है, बच्चों में खासतौर पर लड़कों में, और अर्ली प्यूबर्टी से क्या मुराद है? लड़कों की बॉडी में से एक स्पेसिफिक स्मेल आना शुरू हो जाएगी उनके स्वेट में से। ठीक है, 9 ईयर में 10 ईयर पे आपने अपने बच्चे से ओपन डिस्कशन करनी है। अगर उसकी बॉडी में से वो स्पेसिफिक ऑर्डर आ रही है, जब आप आजकल तो बहुत कॉमन है, आजकल तो मैं कहती हूँ मार्केट में लंबे लड़के आना बंद हो गए, इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ रही है, हार्मोन एक्सपोजर ज़्यादा है, हल्की हल्की मूंछें आना शुरू हो जाएंगी, या थोड़ी सी आवाज़ भारी वॉइस की होना शुरू हो जाती है। और अर्ली प्यूबर्टी में आपका बच्चा 10 साल में ही आपसे मिसबिहेव करना शुरू कर देगा, जिसे हम कहते हैं बदतमीज़ हो गया। इस पे तो वो इसमें चेंजेस आ रही है, वो इसलिए क्योंकि वो मेंटली अभी बच्चा है, उसका जहन उतना मैच्योर नहीं है, उसकी बॉडी अभी उन 10 साल के बच्चों वाली है, लेकिन उसकी बॉडी वो वाला मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, उसकी बॉडी में एंड्रोजन बनना शुरू हो गया है। तो अगर आपका बच्चा 5, 6, 7 साल में है तो कोशिश करें आप उससे ओपन डिस्कशन करें। बच्चों को जैसे हीरो कैरेक्टर अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको स्पाइडरमैन बनना है, अगर आपको सुपरमैन बनना है, तो बेटा ये लाइफस्टाइल आपको अडैप्ट करना पड़ेगा। आप डेली इतनी हेल्दी एक्टिविटी करो, आप बाहर जाके खेलो, स्क्रीन नहीं देखनी, आपने ये खाना है, आपने इन चीज़ों से दूर रहना है, तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अगर 9-10 साल में आपने अपने बच्चे में ये चेंजेस देख लिए, ऑब्जर्व कर लिया, आप उसको बिठा के बात करो कि इट्स ओके, ये सबके साथ हार्मोन डेवलप होते हैं, सबकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लेकिन बेटा ये अर्ली है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप छोटे रह जाओगे, अब हमने ये चीज़ों से दूर रहना, आप उसको डिले कर सकते हैं। और बच्चों बॉयज़ के स्पेशली अंडर आर्म्स में थोड़े से हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े से उनके फेस पे पिगमेंटेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नज़र आ रहा है तो आप अपने बच्चे से डिस्कशन करें और इन चीज़ों को आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करके डिले कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी माँ से रिक्वेस्ट है, सर्कैडियन रिदम, अपने बच्चों को रात को सुलाएं और दूसरा उनको लंच बॉक्स जो है वो हेल्दी दें। आपने इतनी अच्छी साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लड़कों के खास तौर पर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, कि अगर आपको ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है कि अब वो किस तरह से बात करें, बजाय इसके कि वो एक प्लान्ड और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाए जहाँ पे कंटेंट जो है वो आपको मिसगाइड कर रहा है। और फिर अर्ली प्यूबर्टी से मुराद ये है कि आप यू फिगर अबाउट
कि आप कहाँ पे हो, किस तरह से हो, वो आपका एक हार्मोन रश जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव भी बना रहा होता है, थोड़ा सा बदतमीज भी बना रहा होता है, वो जो आपने कहा जो टीनेज में बदतमीजियां शुरू होती थी एग्जैक्टली वो जल्दी शुरू बच्चे आयरन डेफिशिएंट भी रह जाते हैं, उन बच्चों में Height बोन कम हो ग्रोथ जाती भी है। कम हो जाती है, क्योंकि देखिए ना एक हार्मोन एक एज तक जाके आपको बनना था, आपका ग्रोथ हार्मोन जो आपका 16-17 तक आपकी ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहनी थी वो जल्दी लॉक हो रहा है ना, वो चीज़ें जल्दी स्टॉप हो रही हैं। मेंटली आपका ब्रेन वो वाले हार्मोन अभी से प्रोड्यूस करना शुरू हो गया जो 19-20 में प्रोड्यूस होने थे, वो 12-13 साल की उम्र में, तो आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम अपनी लैंग्वेज में उनको बदतमीज कहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अर्ली प्यूबर्टी मर्दों में, मैं मर्द कही जा रही हूँ, लड़कों में, बच्चों में खासतौर पर, लड़कों में और लड़कियों में दोनों में बहुत क्या ये कॉज बनती है इनफर्टिलिटी की? क्या ये कॉज बनती है आपकी स्पर्म काउंट लेस होने की या लड़कियों में पीसीओएस होने की? एग्जैक्टली अब देखें, एक फीमेल ने 16-17 ईयर्स में फॉर एग्जाम्पल मेच्योर होना था। जैसे अभी हम अपने माँ के पेट में होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ओवरीज में कितने एग बनने हैं वो डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा जल्दी शादियाँ कर देते थे, अब जैसे वेडिंग्स ही हम थोड़े कैरियर ओरिएंटेड हैं, थोड़ी सी लेट होना शुरू हो गई हैं, तो वही जो आपके पीरियड 16-17 में स्टार्ट होने थे वो 11-12 में स्टार्ट हो गए हैं। वही शादी आपकी 21-22 में होनी थी वो 27-28 में। तो नेचुरली AMH लेवल, एंटी मलेरियन हार्मोन होता है कि आपने लाइफ में कितने एग्स प्रोड्यूस करने हैं, उसकी कैपेसिटी आपकी उतनी जल्दी डिक्लाइन हो जाएगी। मेरे पास फीमेल पेशेंट्स हैं जो कि 0.91 AMH लेवल है एट द एज ऑफ 30। हालांकि ये लेवल 50s में जाके होता है, क्योंकि बहुत जल्दी पीरियड स्टार्ट हो गए थे, लाइफस्टाइल अनहेल्दी था, जिसकी वजह से बॉडी में कैपेसिटी कम हो गई। तो इस वजह से अगर आप अपना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, अर्ली प्यूबर्टी आ भी गई है तो बेहतर है, लेकिन अर्ली प्यूबर्टी डेफिनेटली आपको जो है वो इफेक्ट करेगी। मेल में इनफर्टिलिटी का ये रोल कम हो सकता है क्योंकि अल्लाह ताला ने मेल में कैपेसिटी रखी है, वो ही कैन बी अ फादर इवन एट द एज ऑफ 80-85। तो मेन की जो, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन हर 120 डेज में जो है वो न्यू स्पर्म बनते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने मेल में ये कैपेसिटी रखी है कि वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू मेल में ये प्रॉब्लम कम है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन हद से ज़्यादा हो गया, बॉडी में DHT ब्लॉक होना शुरू हो गया, बॉडी उस टेस्टोस्टेरोन को हैंडल नहीं कर पा रही, आपके लिवर की कैपेसिटी कम हुई है, तब आपको मेल को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड बाकी चीजें जो हैं वो खराब एड ऑन हो जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं जी आप। और ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी हेल्थ को फोकस नहीं कर पाते और इधर उधर की चीज़ों में शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हैं वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं, एक सवाल जो मुझसे कहा गया कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तो उसको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा कि अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली मैच्योरिटी का रीज़न जो है वो फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी से अर्ली एक्सपोज हो जाते हैं जी। विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड बहुत लोग ये जानते हैं कि वो अर्ली फिर इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कितना डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली बॉयज़ के लिए, मेल्स के लिए। मैं खुद माँ हूँ, मतलब मैं खुद एज अ पेरेंट, मैं और हस्बैंड, हम अपने बच्चों से, मैं हस्बैंड को कहती हूँ बेटे अभी तो बहुत छोटे हैं, कि जब ये थोड़ा सा 12-13 साल की एज में जाएं तो आप खुद बैठ के इनसे बात कर लें। ये जो इन्होंने जाके फ्रेंड्स से सीखना है या बाहर से सुनना है ना, आप इनको खुद बता दें कि बेटा ये बात है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये पेरेंट्स के एंड पे आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंकनेस डेवलप करें। जो आजकल की जनरेशन है वो उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उस हिसाब से अटैच नहीं होते, या पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग कम होती है, या पता ही नहीं है क्या स्क्रीन देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, तो बच्चे जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ ख़राब होती हैं। आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें, उनको खुद से बताएं। अगर आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड में और फ्रेंडली रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। एक मशवरा जो जाते जाते आप हम पाकिस्तानियों को देना चाहेंगी वो क्या हो? मैं सिर्फ पेरेंट्स से यही कहूँगी कि जितना हो सके नेचर से करीब रहें, अपना सर्कैडियन रिदम बेहतर बनाएं, सोने जागने की रूटीन को ठीक करें। ये बहुत बड़ा जो है फैशन और ये जो ट्रेंड बन गया है कि हम तो रात को जागते हैं, सुबह को, मैं सोच रही हूँ जो बच्चा रात को 2 बजे सोया वो
स्कूल में जाके क्या ही परफॉर्म करेगा। 7 बजे उठ के स्कूल जाते हैं बच्चे, घर आते हैं और सो जाते हैं। वो जो शाम का टाइम हमने खेल खेल के गुजारा और आजकल की जनरेशन उसको मिस कर रही है। तो पेरेंट्स सबसे पहले अपनी रूटीन ठीक करें। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए और दिन इंजॉय करने के लिए बनाया हुआ है। ये जो असर से मगरिब का वक्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे इस टाइम पे खेलेंगे और आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफ्सा फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर एजुकेटिंग अस ऑन सो मेनी इश्यूज जिसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी और आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।